हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का ये 14वां वीडियो है। तो इसमें देखिए पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक तंत्र से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये देखिए 2014 से लेकर 2023 तक के संपूर्ण प्रश्न रहेंगे। देखिए राजनीतिक तंत्र की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इसमें कई सारी चीज़ें जो है कवर हो जाती है, जैसे कि मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट है, यानी कि राजनीतिक तंत्र से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका ये पार्ट फर्स्ट है। तो देखिए अगर आप इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी 2024 में प्री देना चाहते हैं, तो पिछले 10 वर्षों के पॉलिटी से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी यहाँ पर संख्या है, यानी किस वर्ष पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर 2014 में देख सकते हैं 11 प्रश्न पूछे गए थे, 2015 में देख सकते हैं 12 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे, 2016 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 22 प्रश्न, 2018 में 13 प्रश्न, 2019 में पॉलिटी से 15 प्रश्न पूछे गए थे, 2020 में पॉलिटी से 15 प्रश्न, 2021 में 18 और 2022 में 10 और 2023 में देख सकते हैं कि 16 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे। देखिए इसका बताने का केवल व केवल एक ही मतलब है कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आए कि पॉलिटी का जो है वेटेज कितना ज़्यादा है और कितना जो है प्रश्न पॉलिटी से पूछा जा रहा है। तो इसलिए पॉलिटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप जितना हो सके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि 16 जून को आपका एग्ज़ाम प्री का होने वाला है। तो आप जितनी सारी चीज़ें रिवीजन कर सकते हैं उतनी करते रहिए। और बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें पढ़नी है केवल आप उसी को पढ़िए, यानी जो यूपीएससी के प्री में जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आप उन चीज़ों को बार बार रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे जो कि राजनीतिक तंत्र से, यानी जो कि पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो पहला प्रश्न है जो कि आप यहाँ पर अगर ईयर देखें कि किस ईयर में पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि 2014 में प्री में पूछा गया ये प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 भाषा आप सभी को यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो उपयुक्त में से किनको सरकार ने श्रेय या क्लासिकीय भाषाएं घोषित किया है। इसमें आपको क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बताना है कि कितनी भाषाओं को जो है क्लासिकल भाषा के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 भाषा दिए गए हैं। पहला है गुजराती, दूसरा है कन्नड़ और तीसरा है तेलुगु। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 यानी गुजराती और कन्नड़, बी ऑप्शन है केवल 3 यानी तेलुगु, ठीक है, सी ऑप्शन है 2 और 3 यानी कन्नड़ और तेलुगु, डी ऑप्शन है 1 2 3 यानी गुजराती कन्नड़ तेलुगु, यानी ये जितनी भी भाषाएं हैं सारी क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए आपने अगर क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है कि 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें देखिए पहला कन्नड़ हो गया और दूसरा तेलुगु। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी तीसरा जो इसका विकल्प है वो बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि 6 है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले अगर हम बात करें तो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा तो तमिल है, ठीक है, तमिल है। और तीसरा तेलुगु है, ठीक है, तीसरा तेलुगु है। और चौथा कन्नड़ है, पांचवा मलयालम है और छठवां उड़िया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कि क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत 6 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषाएं सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने कहीं नहीं देखा कि गुजराती को क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है, तो ये गुजराती गलत हो जाएगा। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य की आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी। देखिए आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के नाम से नहीं कही जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से कही जाती है। तो इस प्रकार से
जो बी ऑप्शन है यानी जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए ये गलत हो गया और ये तो मान लीजिए गलत हो गया। तो आप देखिए इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि केवल व केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है कि एक भी ना सही हो, तो एक सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक को अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रियों के लिए नियम बनाएंगे। और अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 77 के अनुसार, तो इसमें देखिए राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक बनाने के लिए मंत्रियों में जो है वो कार्य नियम बना सकते हैं, कार्य की जो आवंटन का नियम है उसे बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 77 के अंतर्गत ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, सी है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और डी है विधि आयोग। तो देखिए उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो विधि आयोग के पास होती है, यानी केवल व केवल डी ऑप्शन सही है। विधि आयोग के पास सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो विधि आयोग के पास होती है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि इसका जो आंसर है वो डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन सा सही है, यानी इन चारों में से कौन सा सही है। देखिए ये 2014 में प्री में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। पहला है भारत के संविधान में, यहाँ पर आप देखिए भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। पहला कथन है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये कथन जो है वो सही है, क्योंकि भारत के संविधान में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी सही है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो केवल व केवल लोकसभा में ही उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सी कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। इसमें देखिए आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताना है। ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा है राज्य सरकार के लिए कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो देखिए इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लेते हैं पहला कथन। देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजा जाता है। तो पहला जो कथन है वो सही होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना ये राज्यपाल की शक्तियाँ होती हैं। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। देखिए जब राज्य में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक होता है तो उसे राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो तीसरा कथन भी सही होगा, राज्य सरकार के लिए कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो चौथा सही नहीं है, तो केवल 1 और 3। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि अगर आप राज्यपाल की शक्तियाँ देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो 1 और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? इसमें देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कुड का प्रयोग करके आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। देखिए 2014 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना। ये देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। और दूसरा कथन है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। और तीसरा है मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो यानी मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य क्या क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला आपने देखा कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो देखिए इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सा जो कथन है वो सही है, तो आप यहाँ पर पहला कथन देख सकते हैं, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तो ये भी सही है और पहला भी सही है अगर हम मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य के रूप में देखें तो। और तीसरा कथन है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, तो देखिए ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तीसरा जो कथन है वो सही नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको बताना है 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार है। यहाँ पर देखिए संवैधानिक सरकार वह है, ये आपको बताना है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला आप देख सकते हैं जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो जैसा कि आपको पढ़ के ही लग रहा है कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जो संवैधानिक सरकार क्या होता है, संवैधानिक सरकार वही है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। तो बी ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन नहीं सही होगा क्योंकि आप इसमें देखिए जो राज्य की सत्ता के हित में, यहाँ पे राज्य की सत्ता के हित में बोला जा रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि राज्य की सत्ता के हित में नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो यहाँ पर केवल व केवल 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपको 2 कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये 2015 में प्री में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए प्रश्न क्या है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो देखिए ये दोनों कथन जो हैं, अगर हम आर्टिकल 171 के अनुसार बात करें तो उसमें कहा गया है, आर्टिकल 171 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद का आकार जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। और आप यहाँ पर देखेंगे आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो बी पहला ऑप्शन है वो गलत होगा क्योंकि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। देखिए ये भी कथन गलत है, ठीक है, दूसरा भी कथन गलत है क्योंकि इसमें अगर हम आर्टिकल 182 के अंतर्गत बात करें तो किसी भी राज्य की विधान परिषद अपने सदस्यों में से स्वयं अपना सभापति एवं उपसभापति चुनेगी। आर्टिकल 182 के अंतर्गत
किसी भी, देखिए, किसी भी राज्य की विधान परिषद अपने सदस्यों में से स्वयं किसी को भी अपना सभापति और उपसभापति चुन सकती है, न कि राज्यपाल चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये सारे आर्टिकल जो है वो याद रखने हैं कि बाद में अगर इनसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से प्रश्न को कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा, न कि एक सही है और न ही दो सही है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें भी आप यूपीएससी में देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 2 या 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कथन, और उनमें से बताना होगा कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2015 में पूछा गया प्री में प्रश्न है। संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए संघ की सरकार के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत की संसद के प्राधिकरण, ठीक है, भारत के संसद की प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा है, लोक लेखा के किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें पहला कथन के बारे में, तो राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, राजस्व विभाग नहीं होता, यही गलत है। वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय जो है संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप याद रखेंगे, वित्त जो है मंत्रालय का ये कार्य है। ठीक है, वित्त मंत्रालय का कार्य है कि संसद में जो भी प्रस्तुत किए जाते हैं बजट, उनको तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है, न कि राजस्व विभाग उत्तरदायी है। तो पहला कथन देखिए गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि केवल और केवल सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। दूसरा है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई जो धन है वो भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, लोक लेखा के किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, जैसा कि आपने पहले ही देखा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि केवल व केवल जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ये 2015 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार पूछा गया है क्योंकि 2015 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है देखिए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, और बी है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, डी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और बाकी जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होगा। केवल और केवल डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार वह है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो केवल इसमें देखिए, भारत के संसद के संदर्भ में पूछा है, संसदीय प्रणाली के संदर्भ में पूछा है। तो पहला जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने के लिए कोई शक्ति निहित नहीं है। देखिए, इसमें धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। और दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो देखिए, अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला जो कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करना या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो
तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, यानी पहला कथन सही है। ठीक है। दूसरा है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, तो दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, तो चर्चा हो सकती है, तो तीसरा ऑप्शन गलत होगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा, यानी 1 और 2 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए संविधान के आर्टिकल 109 के तहत अगर हम बात करें, संविधान के आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यानी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 109 के अंतर्गत ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। यहाँ पर पूछा गया है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो कोई विधेयक जो है किसके द्वारा रेफर किया जाता है, इसमें यही पूछा गया है कि इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यानी पहला कथन है उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। दूसरा है उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, या सदनों का 2/3 बहुमत, या सदनों का पूर्ण बहुमत। तो इसमें देखिए जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे जो है उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा, साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय संघ की, ठीक है, पहला है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है ए और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न ही डी। तो देखिए अगर हम संविधान के आर्टिकल 53 की बात करें, ठीक है, आर्टिकल 53 की बात करें तो 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति में निहित है, न कि प्रधानमंत्री में निहित है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार से ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या अपने चुने गए अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया गया है, राष्ट्रपति रहेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति जी होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड का सब पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से आप देखेंगे डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोनों कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, न कि प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से डी है, यानी इसमें दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ये 2015 में प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो बाकी अगले वीडियो में हम जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी 16 जून को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।